चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस पेज में हम लोग को सबसे पहले तो खरीफ और रबी क्रॉप का डिफरेंस याद रखना होगा कि खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप होता है रेनी सीजन क्रॉप और रबी क्रॉप होता है विंटर सीजन क्रॉप। खरीफ क्रॉप सोन होता है मंथ ऑफ जून में और हार्वेस्ट होता है मंथ ऑफ अक्टूबर में। इसका एग्जाम्पल हो गया पैडी, सोयाबीन, कॉटन। और रबी क्रॉप सोन होता है मंथ ऑफ नवंबर में ना, हार्वेस्ट होता है अप्रैल में। इसका एग्जाम्पल हो गया वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से तो हम लोग कोई मतलब नहीं क्योंकि आएगा नहीं लगभग। फिर यहाँ पे है मेरा 6 पॉइंट। अब इस 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 2 क्वेश्चन यहाँ पे है और एक है हायर यील्ड। तो ये तीनों को याद करना होगा। और बाकी सबको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं जैसे चेंज मैच्योरिटी ड्यूरेशन को याद करने के लिए दैट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ फ्रॉम द क्रॉप फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब यहाँ तक कर लिए, उसका फिर लोगों को क्या करना होगा, दैट अलाउज फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन ईयर। तो इसको ऐसे छोटा छोटा पॉइंट बना के याद करेंगे तो हो जाएगा आसान से। बाकी 3 पॉइंट तो लोग करना ही होगा, जैसे बायोटी हो गया, फिर यहाँ पे डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और उसका भी हाई यील्ड हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर 2 पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अब ये क्या है, तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब हो गया कि नो कॉस्ट में मतलब कि बिना पैसा लगाए ही खेती करना। लो कॉस्ट मतलब कि थोड़ा मोड़ा पैसा लगा के थोड़ा खेती करना। और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब कि जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया जिसमें केमिकल यूज़ करना है, फिर मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करना एक्सेट्रा खेती करने के लिए। तो ये हो गया लो कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट। फिर अगले पेज में हम लोग को यहाँ पे ये बॉक्स जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को याद करना होगा सोर्स, जैसे ये है वाटर, सॉइल और इसका न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। तो ये हम लोग को ये 16 न्यूट्रिएंट्स हम लोग को याद कर लेना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो यहाँ पे 16 न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ से मिला के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसका फिर यहाँ पे मैन्योर है, तो मैन्योर में आएगा क्वेश्चन कि मैन्योर क्या होता है। यहाँ पर लोग इसको पूछेगा कि व्हाट इज मैन्योर, तो डिफाइन करेंगे कि मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। फिर उतना कुछ है नहीं उसमें। फिर आगे आ जाएंगे तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इसमें डिफिनेशन याद करना है दोनों का। उसका फिर ग्रीन मैन्योरिंग में भी डिफाइन याद कर लेना है। फिर फर्टिलाइज़र में तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पर तो पता ही है केमिकल जितना भी होता है वो फर्टिलाइज़र हो गया जो यूज़ करते हैं हम लोग प्लांट्स को ग्रो करवाने में। इसमें जनरली उसमें प्लांट्स में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। इसमें जनरली बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK जिसको बोलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर आता है इरीगेशन। इरीगेशन में कुछ है नहीं, बस खेतों में पानी कैसे पहुँचाते हैं वो बताया जा रहा है। इसका 4 पार्ट है, पहले वेल्स आ गया, उसका फिर कैनल्स आ गया, रिवर, लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स। इसमें कुछ करना है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है नहीं। फिर आ गया है यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स में हम लोग को बस खाली कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेना है, वीट, ग्राम एक्सेट्रा। फिर इसका 2 पार्ट आता है, एक होता है इंटरक्रॉपिंग मेथड, एक होता है क्रॉप रोटेशन मेथड। तो इंटरक्रॉपिंग मेथड में क्या होता है कि ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन डिफरेंट पैटर्न, मतलब अलग अलग रो पैटर्न में उसका क्रॉप को उगाना, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। फिर क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि 2-3 क्रॉप को एक ही साथ मिक्स करके उगाना, जिससे कि अगर एक भी क्रॉप खराब होता है तो 2-3 क्रॉप उनके पास बच जाता है, जिससे काफ़ी इनकम भी हो जाता है उनको। फिर है क्रॉप रोटेशन मैनेजमेंट, यहाँ से कुछ है नहीं उतना स्पेशल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 3 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन इसको कर लेना है, ये हो जाएगा। उसका भी एनिमल हस्बेंड्री से तो कुछ आएगा नहीं, बस खाली डिफिनेशन पूछ सकता है। और कैटल फार्मिंग से भी वही है, यहाँ से क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आ सकता है 1 नंबर का। फिर आगे बढ़ने पे फिर पोल्ट्री फार्मिंग आता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में उतना क्वेश्चन आता नहीं है। फिर यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन आएगा एग एंड बॉयलर्स प्रोटेक्शन का, तो पूछ देगा एग एंड बॉयलर्स में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे फिश प्रोडक्शन और मैरीन फिशरीज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में। साथ में इनलैंड फिशरीज भी आता है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एस्चुरीज एंड लैगून्स। ये क्वेश्चन पक्का आता है, पूछ देगा 1 नंबर में, तो ये याद रखना, इसको अंडरलाइन करना। उसका फिर आगे बढ़ेंगे तो बी कीपिंग आता है, तो बी कीपिंग उतना है नहीं, बस 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, जो मैं दिखाऊंगा आगे। और बाकी ये जो दोनों क्वेश्चन है ये दोनों आ सकते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें। फिर कीवर्ड्स में यहाँ पे लास्ट का 2-3 जो कीवर्ड दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, बस हो गया।
फिर यहाँ पे मैनेजमेंट फर्टिलाइजर में डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर डिफरेंस पूछ सकता है इंटरक्रॉपिंग और कोऑपरेशन में भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन भी पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें याद रखना कि इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन भी लिख सकता है और जीएम भी लिख सकता है। तो जब भी जीएम लिखने का क्वेश्चन है तो समझ जाना है जेनेटिक मैनिपुलेशन का ही बात हो रहा है। फिर अगर इधर बात करें तो यहाँ पे 5, 6, 7 एंड 9 ये भी चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है एग्जाम में। तो यही था पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी और कोई चैप्टर अगर चाहिए तो कमेंट कर देना।